हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आपका जो साइंस का पेपर है वो 4 मार्च को है और आप चाहते हैं कि साइंस में एक अच्छा स्कोर करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब जो 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है जो लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं और 2025 में आने के लिए 100% संभावना है, उन क्वेश्चन का निपटारा मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका सचित्र वर्णन करने वाला विजेता है, उसको मैंने लिया है। आपने अभी तक बायोलॉजी में मतलब साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मात्र आप इस वीडियो को देखकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया है। यदि इसी तरह आप सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं इस तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख चुके होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 23, 19 और 17, मतलब कई साल से पूछा जा रहा है और 2024 के 7 सेट में से कम 2 से 3 सेट में पूछा जा चुका है और ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, ध्यान दिएगा। प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना और आपके एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका लिखना है। उत्तर आपको लिखना है, ध्यान से उत्तर का लिखना है। उत्तर लिखना है कि मुंह में स्थित लार, जो मुंह में स्थित लार होती है, लार ग्रंथियों से लार निकल कर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बनाती है। जो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना व लसलसा बनाती है, जिससे यह भोजन जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। ठीक है, आसानी से फिसल सकता है। इससे महत्वपूर्ण यह है कि लार में क्या उपस्थित होती है, एंजाइम, जिसे इमाइलेज इमाइलेज कहते हैं। ठीक है, मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। ठीक है, काफी सरल अणु होते हैं। फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है कि इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मात्र यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिलने से कोई नहीं हो सकता है। बस आप इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही शब्दों में लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि पहला प्रश्न समझ में आ गया हो कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके दूसरे प्रश्न पर बिना किसी देरी का। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न, ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ओजोन परत, जो ओजोन परत है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों। ठीक है, ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2024, 23, 22 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। इसका उत्तर लिखना है कि सूर्य से उत्सर्जित विकिरण है, जो सूर्य से उत्सर्जित विकिरणें होती हैं वो पराबैंगनी विकिरण तथा एक्स किरणें मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं के साथ 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 पौधों के लिए हानिकारक हानिकारक होती है। ठीक है, जो सूर्य से उत्सर्जित विकिरणें होती है, जिसमें पराबैंगनी किरणें होती है, एक्स किरण होती है, ये मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ पौधे के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत इन विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, जो ओजोन परत होती है इन पराबैंगनी किरणों और एक्स किरणों क्या कर सकती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, तो बस आपको इतना लिखना था। यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बस आपको इतना ही इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि अभी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और मैं बता दूं 2024 में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा प्रश्न है। ठीक है, बायोलॉजी का ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है और लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि स्वपरागण क्या पूछा जाएगा, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। ठीक है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024, 23 में और 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर एकदम सरल भाषा में लिखा हूं, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि स्वपरागण और पर परागण में क्या विभेद है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का 2 कॉलम बना लेना है। ठीक ना, एक कॉलम लिखना है स्वपरागण और दूसरे कॉलम लिखना है पर परागण।
ठीक है। एक में लिखना है स्वपरागण और दूसरा लिखना है पर परागण। ठीक है, इस तरह दो कॉलम बना के फिर स्वपरागण पहले लिखना है कि यह एक ही पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। और जो पर परागण होता है यह परागण एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें कहता है कि एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, और इसमें लिखा है कि यह परागण एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट इसका। फिर ठीक है, फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसके लिए पौधों का द्विलिंगीय होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए पौधों का द्विलिंगीय होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए पौधों का द्विलिंगीय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्वपरागण में द्विलिंगीय होना चाहिए और पर परागण में द्विलिंगीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है, ध्यान सुनिएगा। आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षण आकर्षण बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षण बड़ा सुंदर एवं मकर युक्त होना आवश्यक नहीं है। इसमें लिख रहा है कि इसके लिए पौधों का आकर्षण बड़ा सुंदर एवं मकरंद कुंड युक्त होना चाहिए। ठीक है, मकरंद युक्त होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको आखिरी पॉइंट लिखिए, आपका 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट लिख रहा है कि इसके लिए कम परागणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं कि वो तीसरा प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख कर क्या कर सकते हैं बाबू, याद कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको एक बार देख लीजिए आप अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वाले प्रश्न पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग चौथा प्रश्न लेगा। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है कि परिवार नियोजन की किन्हीं दो अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट टिमन क्वेश्चन 2024-23 बार में पूछा गया है और 24 में प्रश्न 2 बार 3 बार आ चुका है। 2025 में 100% गया होगा। ये आउट क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, कि परिवार नियोजन की किन्हीं दो अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है? ध्यान से उत्तर लिखना है कि मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए परिवारों में संतान जन्म को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन है। ठीक है, मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए परिवारों में संतान जन्म को नियंत्रित करना क्या है? परिवार नियोजन है। ठीक है, बंध्याकरण बंध्याकरण परिवार नियोजन बंध्याकरण परिवार नियोजन की एक ही अस्थायी विधि है जिससे पुरुष और स्त्री का बंध्याकरण किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। फिर आपको दो अस्थायी विधि पूछा है ना। सबसे पहले आपको अस्थायी विधि लिखना है, क्या लिखना है? नसबंदी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक ना, वैसेक्टोमी अथवा नसबंदी कहते हैं। ये पहला आपका। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? ध्यान समझिएगा। इसमें लिखना है कि शुक्राणु, क्या लिखना है? ध्यान देखिएगा कि शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकल पाते। ठीक ना, स्खलन के समय नहीं निकल पाते। इस प्रकार शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया का कहते हैं पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया। फिर आपको दूसरा क्या लिखना है? दूसरा आपको लिखना है कि दो पूछा है, दूसरा लिखना है नलबंदी। दूसरा क्या लिखना है? नलबंदी। ठीक है, इसका तो ये भी नाम है और इसको नलबंदी भी कहते हैं। दूसरा इसमें क्या लिखना है? ध्यान सुनिएगा। इसमें लिखना है कि महिलाओं या स्त्रियों की अंडवाहिनियों को काटकर शल्य क्रिया द्वारा बांध दिया जाता है। अतः अंडवाहिनियों में शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाते हैं। इस क्रिया को नलबंदी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया का कहते हैं वो नलबंदी कहते हैं। तो मात्र आप इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। सबसे पहले आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे याद कर लीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न था। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि परिवार नियोजन की दो अस्थायी विधियों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आपको इतना लिखना है,
फिर आपको दो अस्थायी बिंदु लिखना है, तो पहला अस्थायी बिंदु लिखना है नसबंदी, ठीक है, उसमें इतना सा लिख देना है। फिर आपको दूसरा लगाना है नलबंदी, ठीक है, उसमें आपको इतना लिख देना। ठीक है, आशा करती हूँ चौथा प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। तो आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का आना तय है। मैं बताता हूँ ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप मेंडल का नाम देखते ही आपको पता होना चाहिए कि मेंडल का जो प्रयोग है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रयोग है। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा और 6 नंबर का आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 24, 23, 22 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोग के महत्व के व्याख्या कीजिए। ठीक ना, जो लक्षणों की वंशागति के नियमों में जो मेंडल ने प्रयोग किया उसके महत्व की व्याख्या करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एकदम मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। यदि मैंने जिस तरह लिखा है, यदि एग्जाम में वैसे आप लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जाम में आपका पूरा फुल नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं। उत्तर लिख रहा है कि सजीवों में प्रभावित, सजीवों में प्रभाविता, ठीक है ना, लिखा है सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का महत्व हानिकारक व घातक जीन अप्रभावित होने के कारण अप्रभावी जीन उप में अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इतना इतना उपयोग में अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, ध्यान से पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट लिखना है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। ठीक ना, पुष्टि हुई, क्या हुई, मेंडल के पृथक्करण नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई, पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको दूसरा पॉइंट इसका लिखना है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से एक जीन के दो युग्म विकल्पी, क्या लिखना है, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट होगा। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि संकर संतति के उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक ना, जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है इसमें क्योंकि लॉन्ग वाला है तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संकरण विधि के फायदे, संकरण विधि के फायदे अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक जाति में लाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको हो गया। फिर आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है कि रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की जा सकती है, रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की जा सकती है, अगला पॉइंट हो गया। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि अधिक उत्पादन वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती है, विकसित की जा सकती है। फिर आपको अगला और पॉइंट लिखना है, और आखिरी आपका पॉइंट है कि सुजनिक विज्ञान की शाखा, ठीक है ना, सुजननिकी विज्ञान की शाखा मानव जाति के सुधार से, ठीक है, संबंधित शाखा, मेंडलीय नियमों पर आधारित शाखा। ठीक है, आधारित शाखा, बस आपको इसका उत्तर इतना ही लिखना था। ठीक है, अगला आखिरी पॉइंट इंपोर्टेंट है कि सुजननिकी विज्ञान की शाखा मानव जाति के सुधार से संबंधित शाखा, मेंडलीय नियमों पर आधारित शाखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना ही करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोग के महत्व की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं कितने साल से पूछा जा रहा है प्रश्न। फिर हम अब अगले प्रश्न पढ़ेंगे, और अगले प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अब आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। 2024 में पूछा गया प्रश्न और 2025 में आने से कोई नहीं रोक सकता इस प्रश्न का, और आएगा तो कितना आएगा, 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 नंबर से कम नहीं आएगा, 6 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखना है कि पौधों की पत्तियां, ठीक ना, पौधों की पत्तियां व अन्य वायुए हरे मुलायम भागों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र, रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक ना, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहलाते हैं। रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा पौधों की पत्तियों व अन्य सक्रिय, क्या होगा, साकी या सक्रिय होगा। ठीक है, सक्रिय हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा, सक्रिय
सक्रिय वायुवीय हरे मुलायम भागों पर पाए जाते हैं, किंतु पत्तियों पर इनकी उपस्थिति अति आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण है। ठीक है। पृष्ठधारी पत्तियों में रंध्र अधिकतर निचली या अपाच सतह की बाह्य त्वचा पर ही होते हैं। ठीक है, होते हैं। लिखना कि ऊपरी या अभ्यक्ष सतह पर ये बिल्कुल नहीं होते या बहुत बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं। फिर लिखना है कि समद्वीप पार्श्व पत्तियों की दोनों सतहों पर बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, बराबर पाए जाते हैं। तो बस आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 6 नंबर में प्रश्न आ सकता है और 4 नंबर में प्रश्न ये आ सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या था कि पौधों में रंध्रों की उपयुक्तता का उल्लेख कीजिए। तो आज 2024 पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना ही लिखना है। एक ही बार दिखाई दे रहा, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का है और लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि मानव में विक्राणु जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मानव विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं की रचना बनाना है। ठीक है, तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका रचना आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। मैं रचना नहीं बनाया हूँ, ताकि मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको नेफ्रॉन की रचना। ठीक है, कि नेफ्रॉन कैसे होता है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह आपको क्या करना है, अपने कॉपी बना लेना है, तभी आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, क्रियाविधि क्या है लिखना है इसमें कि वृक्क जिसे गुर्दे में आधारी निस्पंदन एकक बहुत बारीकी भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको कि वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका क्या लिखना है, यह नलिका क्या लिखना है कि यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिसे विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जिसे विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं। लिखना है ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं। ठीक है, ये आपस में निकटता से क्या रहते हैं, पैक रहते हैं। आरंभ में ग्लूकोस अमीनो अम्ल लवण जल आदि कुछ पदार्थों निस्पंदन में रह जाते हैं, पर जैसे जैसे मूल इसमें प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित क्षरण हो जाता है। ठीक है, चयनित क्षरण होता है। देखिएगा कि चयनित क्षरण होता है विक्राणु के डायलिसियस का थैला भी कहते हैं। ठीक, डायलिसिस का थैला भी कहते हैं। ठीक, इसमें लिख रहा है कहते हैं क्योंकि इसकी प्याले नुमा संरचना बाउमैन संसूर में स्थित कोशिका गुच्छा की दीवारों में क्षमता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण क्षण नहीं पाते हैं। ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने के कारण क्षण जाते हैं। ठीक है, क्षण जाते। तो मात्र इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है। प्रश्न आपका 6 नंबर का था, लॉन्ग वाला था, तो आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा लिखेंगे तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न क्या था कि मानव में नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो इस तरह आपको एग्जाम में अपने लिखना है, ताकि आपको पूरा फुल नंबर एग्जामिनर दे दे। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 2025 एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी करा दिया है। बाकी आपको अगला किस सब्जेक्ट का मोस्ट क्वेश्चन चाहिए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर